जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। काफी दिनों से फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एस्पिरेंट्स की डिमांड थी कि सर स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन जो है हम स्टार्ट करें। तो मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स का क्लास शेड्यूल प्रोवाइड कर दिया है। आज से हम स्टैट्स की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। क्लासेस में कंसेप्ट भी होंगे और एमसीक्यूज भी होंगे। जैसे आज के सेशन में हम कंसेप्ट देखेंगे और जिन टॉपिक के कंसेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में उसके हम एमसीक्यूज लगा लेंगे, तो साथ साथ आपका टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। आपने जस्ट कंसंट्रेशन से लेक्चर को सुनना है और जो मैं एडिशनल पॉइंट यहाँ पर बताऊंगा इस पीडीएफ के साथ उसको पेन डाउन करना है ताकि एग्जाम में आपको हेल्प मिल जाए। ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट करे अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो, आपके जो सिलेबस है, सिलेबस में डिस्कशन किसी और दिन करवा दूंगा। आपने सिलेबस देखा होगा तो उसमें स्टैट जो है 10 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा आपके सिलेबस में, सबसे पहले सिलेबस में है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा के बारे में, उसको देखेंगे। उससे पहले हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स क्या है और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो देख लेंगे। उसके बाद मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। अगर आप पहले वाला फाइनेंस अकाउंटिंग सिस्टम का पेपर उठा के देख लोगे, दो तीन क्वेश्चन मेथड ऑफ कलेक्शन से आए, तो आज उसको सारा कवर कर लेंगे। ठीक है। देखो, हम कंसेप्ट से सीखेंगे, उसके साथ जब जो बचा खुचा होगा ना कसर, वो हम एमसीक्यूज में कवर कर लेंगे। मतलब आज अगर कंसेप्ट हुआ, नेक्स्ट लेक्चर में एमसीक्यूज आ जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स की कहानी कहां से स्टार्ट हुई, थोड़ा उसको समझो। देखो, जब पुराने जमाने में राजा महाराजा होते थे ना, किंग होते थे, और उसमें क्या होती है आपको पता है, राजे महाराजाओं के टाइम में वॉर्स बहुत ज्यादा होती थी। ठीक है, जंग होती थी। अब वॉर में दुश्मन सेना के 1 लाख सिपाही हैं, तो राजा कैसे एस्टिमेट करेगा कि हम दुश्मनों को हरा सकते हैं कि नहीं। वो इस बेसिस में एस्टिमेट करते थे। वो देखते थे कि हमारे पास कैवेलरी कितनी है, ठीक है, हमारे पास इन्फेंट्री कितनी है, मतलब मान लो हमारे पास घुड़सवार कितने हैं, हमारे पास तोपें कितनी हैं। उसके बेसिस में वॉर के डिसीजन लिए जाते थे। तो मतलब पुराने जमाने में स्टैटिस्टिक्स को ज्यादातर किसके रिलेटेड यूज किया जा सकता था? पॉलिटिकल वॉर अफेयर के लिए। किसके लिए यूज किया जाता था? पॉलिटिकल वॉर अफेयर। स्टैटिस्टिक्स में होता पता क्या बेसिकली, स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और डेटा को कलेक्शन के बेसिस में हम एस्टिमेट बनाते हैं। मान लो राजा ने क्या किया, राजा ने डेटा कलेक्ट किया कि मेरे पास घुड़सवार कितने, मेरे पास पैदल चलने वाले सिपाही कितने, मेरे पास हाथी कितने और मेरे पास तोपें कितनी है। उसके बेसिस में उसने एस्टिमेट लगा दिया कि क्या मैं वॉर को जीत सकता हूँ। अगर नहीं जीत सकता तो फिर वो रचना करते थे कि ऐसे हम इधर से वॉर करेंगे, इधर से करेंगे। मतलब पहले स्टैटिस्टिक्स का यूज जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल वॉर पर्पसेस के लिए होता था। इसीलिए जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है वो लेटिन वर्ड से लिया गया। लेटिन वर्ड मतलब स्टेटस से लिया गया, या इटालियन वर्ड बोलो स्टैटिस्टा, या जर्मन वर्ड बोलो स्टैटिस्टिक। हर एक का मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट। तो मतलब स्टैटिस्टिक्स जो है पहले कहीं ना कहीं जस्ट पॉलिटिक्स के साथ रिलेटेड था। ठीक है, पॉलिटिकल इश्यूज के साथ रिलेटेड था। बट नहीं, बाद में समझ आई कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल चीजों में हेल्प नहीं करता है। बाद में जैसे अर्थशास्त्र आया कौटिल्य का, उसमें स्टैटिस्टिक्स के यूज करके टैक्सेशन का प्रोसेस समझा गया कि टैक्स किस तरह से लोगों में लगाना है। लोगों का डेटा कलेक्ट किया गया, किस जगह पे कितनी फेमिन आती है, उस डेटा के बेसिस में टैक्स वगैरह लगाना शुरू किया गया। तो मतलब इससे बढ़ा के पॉलिटिक्स से उठा के, पॉलिटिकल से उठा के फिर इसको इकोनॉमिक्स जोड़ दिया गया। और आज के टाइम में ऐसा कोई पोर्शन नहीं है जहां पे स्टैटिस्टिक्स का यूज ना हो। स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, हम डेटा कलेक्ट करते हैं और डेटा की कलेक्शन के बेसिस में हम क्या करते हैं, वहां पर कोई भी गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम चला रही है तो डेटा के बेसिस में कर ले। मान लो जैसे जम्मू कश्मीर में हमने देखा, जम्मू कश्मीर में कितने बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, तो पहले हमने डेटा ही कलेक्ट किया होगा ना, बिलो पॉवर्टी लाइन कितने, फिर उनके लिए स्कीम आई होगी। तो ये जो डेटा कलेक्शन है, डेटा की समराइजेशन है, उसकी इंटरप्रिटेशन है, एनालिसिस है, ये सारा किस में आता है? स्टैट्स में आता है। ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, स्टैटिस्टिक वर्ड कहां से लिया गया, तो लेटिन वर्ड स्टैटस है, उसका मतलब क्या? पॉलिटिकल स्टेट। पहले ही हमने समझ लिया और कंसेप्ट भी हमने देख लिया। ठीक है। तो जो सिंपल डेफिनेशन स्टैट्स की वही होती है कि फैक्ट्स और फिगर्स को प्रेजेंट करना, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन के रिलेटेड, सोशल पॉलिटिकल सिचुएशन। बट ये इतनी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है जो आपको स्टैट्स को अच्छे से समझाएगी। तो स्टैट्स बेसिकली एक साइंटिफिक मेथड है, मतलब ऐसे नहीं है अननेसेसरी आप डेटा को रैंडमली उठा रहे हो, नहीं, एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें आप डेटा को क्या करते हो? कलेक्ट करते हो। पहले तो मैंने लोगों से डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, उसके बाद उस डेटा को ऑर्गेनाइज करते हो, उसकी समरी बनाते हो। मान लो मैंने टेबल बना दिया, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से आप एनालाइज कर सकते हो डेटा को। ठीक है, अब डेटा को प्रेजेंट कर दिया आपने जैसे टेबल की फॉर्म में, उसको फिर आप एनालाइज कर सकते हो, उसको इंटरप्रेट करके फिर आप कुछ रिजल्ट ला सकते हो। मान लो मैंने बोला, हमने एक डेटा कलेक्ट किया कि एक एरिया में कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं। फिर हमने ये डेटा कलेक्ट किया, उनका वेट कितना है, ठीक है, मान लो उनका वेट कितना है। फिर हमने ये देखा कि उनका अगर वेट उनका ज्यादा आ रहा है तो वो वेट ज्यादा क्यों आ रहा है, उनका डाइट नोट की कि उनकी डाइटरी हैबिट ठीक नहीं है, या किसी को डायबिटीज है, या कोई इशू है। उसके बेसिस में हमें पता चलेगा किसी एरिया में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बेसिस में हम पॉलिसी लाएंगे। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का यही है, डेटा को कलेक्ट करना है, डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, डेटा को समराइज करना, उसको प्रेजेंट करना, एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना, ये स्टैटिस्टिक्स का
काम है। ठीक है, क्लियर हो गया स्टैट्स क्या होता है, पहले तो ये समझना जरूरी था। ऑल्दो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनाएंगे बट ये समझना जरूरी है। फिर स्टैट्स के कैरेक्टरिस्टिक। पहली बात, स्टैटिस्टिक्स जो है एग्रीगेट फैक्ट है, मतलब एक नंबर को आप स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलोगे। मान लो मैं ये बोल देता हूँ कि एक पर्सन का वेट 65 kg है, क्या ये स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा जाएगा? नहीं। स्टैटिस्टिक्स में एक फैक्ट नहीं पढ़ा जाता, नंबर ऑफ फैक्ट्स पढ़ा जाते हैं। मान लो मैं बोलूंगा कि एक क्लास में 60 बच्चे हैं और उनका वेट कितना है, तो जब ये नंबर ऑफ डेटा नंबर्स में हो गया ना, फिर उसको हम मानते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर में हम फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, ना कि एक फैक्ट को फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। मान लो मैंने एक स्कूल में बच्चों की हाइट को मेजर किया, देखने के लिए कितने माल जो बच्चे हैं वो उनकी हाइट कम है, किनको स्टंटेड है, कितने नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए डेटा का कलेक्ट करना, वो स्टैट्स में हम स्टडी करते हैं। उसके बाद डेटा जो है बेसिकली एक लार्ज नंबर ऑफ कॉजेज की वजह से इफेक्ट होता है। मान लो इसको आप कैसे समझोगे, मान लो अगर किसी एक मार्केट में कोई चीज को सामान को बेचना है, ठीक है, मानो मैंने जम्मू में किसी चीज को बेचना है, तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि वो सामान बनेगा कहाँ पर, उसकी सप्लाई कैसे होगी, फिर क्या मार्केट में उसकी डिमांड है या नहीं है, ये भी दूसरा फैक्टर मुझे देखना पड़ेगा। फिर दूसरी बात, उसकी क्वालिटी मुझे कैसे रखनी है। तो मतलब एक चीज को मैं मार्केट में सामान को बेचने के लिए बहुत सारी चीजों को मुझे ध्यान में रखना है। तो स्टैट्स में भी यही एक लार्ज नंबर ऑफ कॉजेज जो हैं, उन सबको हमें स्टडी करना पड़ता है स्टैट्स में। ठीक है, और हम डेटा को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं, ये तो सबको पता है, स्टैट्स में डेटा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होता है। और बेसिकली जो डेटा है उसको हमें रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी लानी है। देखो आपने बहुत सारे डेटा कलेक्ट कर लिया, मान लो आपने मान लो आपने पूरे इंडिया का डेटा कलेक्ट करना है। सुनो, आप क्या करते हो, कई बार आप पूरे इंडिया में डेटा कलेक्ट नहीं करते हो, कुछ रूरल एरिया सिलेक्ट करते हो, तो गांव वाले एरिया, और कुछ अर्बन एरियाज का डेटा लेते हो। फिर उस डेटा के बेसिस में आप थोड़ा सा एस्टिमेट बनाते हो। तो वही कह रहा है कि स्टैट्स के बेसिस में हम डेटा का एस्टिमेट बनाते हैं, बट एक रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो वो डिपेंड करेगा आपने डेटा कितना अच्छे से कलेक्ट किया है। जितना अच्छे से डेटा कलेक्ट किया होगा उतने अच्छे से आप एस्टिमेट बना सकते हो। ठीक है, और डेटा जो है एक एक चीज को दूसरे के साथ रिलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे जो मैं अभी ये आपको पॉइंट समझाया, बट आपको थोड़ा स्टैट्स तो समझ आए ये चीज क्या है। जिसका एग्जाम देने जा रहे हैं उसका कंसेप्ट तो थोड़ा बहुत होना चाहिए। ठीक है, वो आपको हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हाँ ये इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में पूछे कि इसमें से बोलेगा कि इनमें से कौन सा जो है फंक्शन नहीं है स्टैटिस्टिक्स का, तो आपने स्टैटिस्टिक्स में 7 C's याद रखने हैं। ठीक है, 7 वर्ड्स हैं जो सी से स्टार्ट होते हैं, और ये बेसिकली हमें फंक्शन बताते हैं स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो कलेक्शन। दूसरा बात, उस डेटा को हम क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, मान लो डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, तो हम उसको क्लासीफाई करेंगे। मान लो ये हाइट का डेटा है, ठीक है, ये इसको हाइट वाली जगह रखेंगे। फिर ये वेट का डेटा है, इसको वेट वाली जगह रखेंगे। ठीक है, ये ओबेसिटी का डेटा है, इसको ओबेसिटी वाली जगह रखेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले हमने डेटा को कलेक्ट किया, उसके बाद हमने उसको क्लासीफाई कर दिया। फिर हमने डेटा को कंडेंस करना है, मतलब उसकी समरी बनानी है। समरी जैसे हम टेबल की फॉर्म में बना सकते हैं किसी भी तरह से, जैसे मैंने एक टेबल बना दी, यहाँ पर मैंने लिख दिया मेल्स, यहाँ पर मैंने लिख दिया फीमेल्स। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने इसके टेबल में इनकी हाइट ले ली, इनका वेट ले लिया, और इनकी ओबेसिटी चेक कर ली कि कौन ओबेस है कौन नहीं है। तो ये आपके पास एक क्या बन गया, ये बेसिकली आपका डेटा कंडेंस हो गया टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, ये करते हैं हम। ठीक है, तो ये आ गया कंडेंसेशन। फिर हम कंपेयर करते हैं, हाँ यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कितने मेल्स हैं। जब उनका हमारे पास डेटा होगा तो कितने मेल ओबेस हैं, मतलब कितने में ओबेसिटी ज्यादा है, कितने फीमेल में ओबेसिटी ज्यादा, तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। फिर हम एक को दूसरे के साथ रिलेट भी कर सकते हैं, कॉरलेशन भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, क्या कितने मेल, मान लो ऐसे हमें कॉरलेट करना है, तो हम कर सकते हैं ना कि कितने मेल्स हैं जिनका वेट ज्यादा है और कितनी फीमेल्स हैं जिनका वेट ज्यादा है, तो हम आपस में उनका रिलेशन देख रहे हैं, तो कॉरलेशन भी हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉजेशन भी हम देख सकते हैं, मतलब देख सकते हैं किसकी वजह से कोई चीज हो रही है। मान लो इसको मैं समझाता हूँ आपको अच्छे से, कॉजेशन कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, मान लो दिल्ली में आपको पता है अब सर्दियां तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, दिल्ली में आपको देखो, मैं फास्ट ये टॉपिक इसलिए पढ़ा रहा हूँ स्टार्टिंग वाली चीजें, क्योंकि ये आपको कंसेप्ट बिल्ड कर रही है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, बाकी ऊपर स्टेटस वाला जो पॉइंट था उसमें से आ सकता है। इसके बाद जो टॉपिक आएंगे वो सारे ही आपको एग्जाम में आने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो, मान लो दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, आप सबको पता है पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। पोल्यूशन को पोल्यूशन के कॉज क्या क्या है दिल्ली में? ठीक है, पहले बोलते थे स्टबल बर्निंग की वजह से ही सिर्फ पोल्यूशन होता है, बोलते थे ना स्टबल बर्निंग की वजह से ही पोल्यूशन होता है। हरियाणा और पंजाब में वो खेती के बाद वो जलाए जाते हैं स्टबल, तो उसकी वजह से पोल्यूशन होता है। तो भाई इस बार क्या हुआ, पंजाब में आपको पता है पीछे फ्लड्स आ गए, खेती तो हुई नहीं, स्टबल बर्निंग हुई नहीं, बट दिल्ली में पोल्यूशन क्या कम हुआ? नहीं।
इसका मतलब पोल्यूशन सिर्फ स्टबल बर्निंग से नहीं है, और भी रीजंस हैं। तो वो कॉज हमें पता करने, फिर हमने देखा क्या गाड़ियों की वजह से हो रहा है, व्हीकल्स की वजह से ज्यादा है, या इंडस्ट्रीज की, जैसे आप बोल रहे हैं इंडस्ट्रीज का बहुत रोल है, ठीक है, या दिल्ली की ज्योग्राफी कैसी है, ठीक है, ज्योग्राफी भी ऐसी है ना, वो पूरा कवर्ड है, तो वहां से एयर सर्कुलेशन बाहर नहीं होती है। तो मतलब कॉज भी हमें जानना है कि कोई चीज किसकी वजह से होती है, वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। और फिर हम बेसिकली चांस चांस मतलब क्या होता है, अब हमारे पास डेटा आ गया। अब डेटा के बेसिस में हम एस्टिमेट बनाते हैं, वो एक तरह की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, एक प्रोबेबल सा डेटा की हेल्प से हम प्रोबेबल सा एस्टिमेट बनाते हैं अपनी तरफ से। जैसे मान लो हमने एक मोटा मोटा पायलट सर्वे किया, पायलट सर्वे से हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट का थोड़ा थोड़ा डेटा ले लिया कि कितने लोग गरीब हैं। उसके बाद हमें डेटा के हिसाब से हमने जो एक वेलफेयर स्कीम चला दी पूरे जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है, ये 7 C's आपने याद रखना है, ये वर्ड रट लो। कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, कंडेंसेशन, कंपैरिजन, कॉरलेशन, कॉजेशन और चांस। ये 7 वर्ड्स जो है ये फंक्शन बताते हैं किसका, स्टैट्स का, ठीक है। ये कुछ चीजें हमने स्टैट्स की देख ली। अब मेरी जो स्कीम है उसके अकॉर्डिंग हम दिन का जब भी हम पढ़ेंगे उसमें हम एक आपके डेली डोज होगा, डेली डोज में हम वो चीज पढ़ेंगे, कोई पर्सनैलिटी पढ़ लें या कोई ऐसा फैक्चुअल डेटा जिसके रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो आज का हमारा डेली डोज है पीसी महालोनबिस के बारे में। पीसी महालोनबिस को फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है, ठीक है। इनका पूरा नाम प्रसाद चंद्र महालोनबिस है। इन्होंने बेसिकली इनके बारे में आपको याद रखना है। देखो आपने सुना होगा कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान है, सेकंड 5 ईयर प्लान, इस सेकंड 5 ईयर प्लान को हम महालोनोबिस मॉडल भी कहते थे। क्या वो कहते थे, महालोनोबिस मॉडल। क्यों? क्योंकि इसकी सेकंड 5 ईयर प्लान बनाने की फॉर्मेशन में पीसी महालोनोबिस का एक इंपॉर्टेंट रोल। तो एक फैक्ट तो आप ये याद रखोगे, और ये भी याद रखना कि जो आपका पहली 5 ईयर जो प्लान था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, प्लानिंग कमीशन का फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये उसके मेंबर भी थे। तो ये मेंबर थे किसके, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के ये मेंबर थे, ठीक है। और दूसरे 5 ईयर प्लान का मॉडल इन्होंने बनाया था, इसलिए इनको महालोनबिस मॉडल कहते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान को। इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स बोला। इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिक्स को जन्म दिया। इन्होंने कंसेप्ट दिया था पायलट सर्वेस का, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, और सैंपलिंग मेथड का क्या क्या यूज है ये भी इन्होंने बताया था। एक महालोनबिस डिस्टेंस है, ये भी इन्होंने दिया था। ये वर्ड सारे जो की पॉइंट्स है ना, ये लिख लो कहीं पर, एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। और 29 जून को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, और इसी दिन हम नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ऑफ इंडिया बनाते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। इन्होंने महालोनबिस डिस्टेंस का दिया था, ठीक है, एक दिया था, कंसेप्ट दिया था, जिसकी वजह से हम पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और क्लासिफाई कर सकते हैं चीजों को। और एंथ्रोपोमेट्री में इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। एंथ्रोपोमेट्री होता है ह्यूमन बॉडी की मेजरमेंट करना, उसका सिफेलिक इंडेक्स कितना है, ठीक है, ये सब चीजें हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। और ये पहले प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर थे, और इन्होंने सेकंड 5 ईयर प्लान बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो पीसी महालोनबिस के बारे में आप ये सब चीजें याद रखोगे, ठीक है। दिस इज क्लियर। आई होप आपको चीजें ऊपर ऊपर से नहीं जाए। अभी तक क्या देखा हमने यार, हमने जस्ट ये देखा कि पुराने जमाने में राजा महाराजा वॉर से पहले डेटा के बेसिस में वॉर में पार्टिसिपेट, इसलिए स्टैटिस्टिक्स जो है पहले पॉलिटिकल रिलेटेड ही थी, बाद में इकोनॉमिक्स से जुड़ा। अब ऐसा कोई पोर्शन नहीं है जिसमें हम डेटा को यूज नहीं करते। फिर मैंने आपको ये समझाया स्टैटिस्टिक्स होती क्या है। स्टैटिस्टिक्स में हम डेटा की कलेक्शन कलेक्शन करने के बाद डेटा को अरेंज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, और उसके बाद एस्टिमेट बनाते हैं। फिर हमने देखा उसके स्टैटिस्टिक्स के कुछ पॉइंट करेक्टरिस्टिक देखे। फिर फंक्शन में 7 C's के बारे में हमने पढ़ा, और फिर हमने पीसी महालोनबिस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी। अब जो टॉपिक यहां से शुरू हो रहा है, ये एक एक पॉइंट आपने अपने दिमाग में फिक्स कर लेना है, ठीक है, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब जो हमारा डेटा है, जो हमने डेटा कलेक्ट किया, उसके क्या क्या सोर्सेज हैं उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। अब डेटा हमारे पास जो है वो दो तरह से मेनली हम डेटा कलेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज, दो कैटेगरी ऑफ डेटा हमारे पास आता है, एक होता है प्राइमरी डेटा और एक है सेकेंडरी डेटा। इसी की मेथड ऑफ कलेक्शन के रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। देखो प्राइमरी का मतलब, प्राइमरी डेटा वो होगा जो कलेक्ट किया जाएगा पहली बार, मतलब जो आज से पहले कलेक्ट नहीं हुआ, पहली बार कलेक्ट हो रहा है, चाहे जैसे मर्जी हो। चाहे मैं किसी से डेटा फोन में ले लूं, फोन कॉल करके कि दिस आप मुझे बताओ कि आपके घर में कितने पर्सन है, तो ये भी एक तरह का प्राइमरी डेटा है। या मैं मान लो मुझे डेटा लेना है, मुझे किसी पर्सन से डेटा लेना है, बट मुझे उस पर्सन के साथ मेरी बनती नहीं है, ठीक है। मान लो मैंने आपसे डेटा लेना है, बट मेरी आपसे लड़ाई हुई है। अब मैं डेटा किससे लूंगा, मैं डेटा आपके मोहल्ले में ही किसी से ले सकता हूँ ना, वो भी प्राइमरी डेटा में, क्योंकि डेटा तो पहली बार कलेक्ट हो रहा है ना। तो जो भी डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट होगा, प्राइमरी, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 4-5 स्टेटमेंट दी होगी, बोलेगा ये प्राइमरी डेटा की सेकेंडरी, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा।
बस वहां पर ये चीज दिमाग में बिठाना, जो डेटा पहली बार कलेक्ट हो रहा है वो प्राइमरी है, और जो डेटा जो है वो पहले ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है वो सेकेंडरी है, बस। ठीक है। अब इसको आप सर्वे से भी कलेक्ट कर सकते हो। मान लो जैसे गवर्नमेंट के, आपको पता है घर पे आपके सर्वे करने के लिए आते हैं, जैसे VLW आ जाएंगे, या GRS आ जाएंगे, या स्टैटिस्टिक्स वाले बंदे आ जाएंगे प्लानिंग डिपार्टमेंट के। ठीक है, तो डेटा कलेक्ट करने के आपके घरों में आते हैं, जैसे भी सेंसस होगा तो सर्वे के लिए आएंगे। तो या तो सर्वे के थ्रू, या कोई ऑब्जर्वेशन करके। मान लो कोई मान लो किसी से मैं डायरेक्टली डेटा ले नहीं सकता किसी चीज के बारे में, ठीक है, तो मैं उसके सामने बैठ के उसकी हरकतें ऑब्जर्व करके वहां से लिखूंगा, तो ये भी एक तरह का डेटा कलेक्शन ही है। या एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आता है, मान लो कोई लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट होता है, वो भी किस में आता है, डेटा, प्राइमरी डेटा कलेक्शन। तो तीन तरह से प्राइमरी डेटा कलेक्शन मतलब आप एज्यूम कर सकते हो, या तो सर्वे करवा के, या ऑब्जर्व करके चीजों को, तो या एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है। प्राइमरी डेटा है कि वो डेटा जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट हुआ, इस चीज को दिमाग में बिठा दो, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। फिर आपको ना एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं आएगी। बाकी ना, जब ये इसका MCQ सेशन लूंगा ना, जो भी बाकी बचे कुछ डाउट्स हैं वहां पर क्लियर हो जाएंगे। जब आपकी कंसेप्चुअल MCQ, आपने आपके कहने पे ये वीडियो ला रहा हूँ कंसेप्चुअल MCQs वाली, तो जब MCQs इसके लगा लोगे ना, फिर तो उसके बाद कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आपको चीज समझनी है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और इस कंसेप्ट को समझने के लिए दो पर्सन होते हैं, एक होता है इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर, और एक होता है रिस्पोंडेंट। क्या होता है? रिस्पोंडेंट। ठीक है, ये दो पर्सन क्या है ये समझना है। इस इन्वेस्टिगेटर को इंटरव्यूअर भी कहते हैं, इंटरव्यूअर। ठीक है। देखो, इन्वेस्टिगेटर वो बंदा है जिसने स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करना है। ठीक है। इन्वेस्टिगेटर, मान लो मुझे डेटा चाहिए, तो मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूं, मुझे आपसे डेटा चाहिए, मतलब जिससे मैं इंफॉर्मेशन ले रहा हूं, वो रिस्पोंडेंट होता है। ये दो वर्ड ना आगे बहुत ज्यादा यूज होंगे, तो आप पहले क्लियर। इन्वेस्टिगेटर वो बंदा है जिसको डेटा चाहिए, जो डेटा कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, जिसको डेटा चाहिए वो इन्वेस्टिगेटर है, इंटरव्यूअर है। ठीक है। और रिस्पोंडेंट वो बंदा है जिससे हम डेटा ले रहे हैं। ठीक है। ये क्लियर हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अब प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के क्या क्या तरीके हैं। मान लो आपको किसी से, मैंने कहा डेटा कलेक्ट करना है, प्राइमरी डेटा मतलब वो डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट, आप कैसे कैसे कलेक्ट कर सकते हो। या तो डायरेक्टली, मैं आपको पहले शॉर्टकट बताता हूँ इनके मतलब क्या है, फिर इन डेप्थ इनको समझेंगे, किसके क्या फायदे हैं, किसके क्या नुकसान है, वो भी देखेंगे। सबसे पहली बात, एक तो डायरेक्ट मेथड, मतलब डायरेक्टली मैं आपसे डेटा ले लूंगा, मतलब आपको मैं डायरेक्टली आपके पास जाऊंगा, आपसे डेटा लूंगा, दैट इज डायरेक्ट मेथड। या मैं आपको फोन कर लूंगा, ठीक है, आप ही को फोन कर रहा हूँ, आपको फोन कर लूंगा, वहां से लूंगा, तो ये सब डायरेक्ट मेथड में आता है। इनडायरेक्ट मेथड में क्या है कि मैं पर्सनली आपसे डेटा नहीं ले रहा। इनडायरेक्ट मेथड में क्या है कि मैं पर्सनली आपसे डेटा नहीं ले रहा, मैं आपके मोहल्ले में किसी बंदे से आपका डेटा ले रहा हूं, तो वो थर्ड पार्टी से ले रहा हूं। क्यों? मान लो, देखो, सुनो मेरी बात, मान लो आप एक क्रिमिनल हो। ठीक है, आप एक क्रिमिनल हो। ठीक है, तुमने क्या किया, तुमने किसी का मर्डर किया हुआ है। ठीक है। अब पुलिस को पूछताछ करनी है कि ये बंदा कैसा है, तो अब मैं इसको जाके खुद पूछूंगा कि भाई मुझे बता कि तूने मर्डर किया है, तूने और क्या क्या किया है। भाई मैं इसके मोहल्ले में जाके पूछूंगा ना कि भाई इसने और क्या क्या हरकतें की हैं। तो ये एक तरह का इनडायरेक्ट मेथड में आ गया। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड में आप डायरेक्टली उससे नहीं लेते, आप किसी आगे पीछे से लेते। ठीक है। क्वेश्चनियर मेथड, इसमें क्या होता है कि आप बेसिकली क्वेश्चंस को लिख के एक शेड्यूल टाइप का क्वेश्चन बना के उस बंदे को भेज देते हो, जैसे मेल कर देते हो या व्हाट्सएप में कर दोगे, और वो खुद भर के भेजेगा, इसमें आप नहीं भर रहे हो। मान लो मैं हूं इन्वेस्टिगेटर, मतलब मान लो मैं इंटरव्यूअर हूं, मुझे उससे डेटा लेना है, तो मैं कैसे लूंगा, मैं एक पूरा एक फॉर्मेट बनाऊंगा, फॉर्मेट बना के मैं उसको व्हाट्सएप कर दूंगा, मैं उसको बोलूंगा भर के भेज मेरे को। ठीक है, ये एक होता है क्वेश्चन। इसके बहुत नुकसान है, जैसे मान लो कोई पर्सन आगे वाला इलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो क्या फॉर्म भरेगा। ठीक है। उसका लोकल करस्पॉन्डेंट मैथड, अब मान लो लोकल करस्पॉन्डेंट मैथड क्या होता है, मान लो आज तक को डेटा चाहिए, आज तक के अपने बंदे होंगे ना हर डिस्ट्रिक्ट में या हर स्टेट में बंदे होंगे, तो वो उनसे डेटा लेगा, तो आपके लोकल एरिया में करस्पॉन्डेंट होंगे, आप उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं। इन्यूमरेशन मेथड वो होता है, बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करेगी, ध्यान सुनो, ये इस मेथड को यूज मेनली गवर्नमेंट करती है। क्या करेगी, मान लो सेंसस कराना है, तो इन्यूमरेशन मेथड से ही सेंसस होता है। अब सेंसस कैसे होगा, सेंसस में क्या होगा, गवर्नमेंट बंदे सिलेक्ट करी, मान लो आपको पता है टीचर्स की भी ड्यूटी लगती है, VLWs की भी ड्यूटी लगती है, कुछ प्लानिंग के बंदों की ड्यूटी लगती है, इन सब की ड्यूटी लगती है। इनको गवर्नमेंट क्या दे देगी, शेड्यूल दे देगी। शेड्यूल बोले तो मतलब एक पेज होगा जहां पर क्वेश्चन लिखे होंगे, मतलब इस घर पे कितने बंदे हैं, इनका मान लो लिखा होगा कि इनकी कास्ट क्या है, क्यों इस बार कास्ट सेंसस भी, इनकी कास्ट क्या है, ठीक है, ऑक्यूपेशन क्या है, ये सारी चीजें लिखी होंगी। अब वो क्या करेगा, वो जो बंदा होगा, मान लो टीचर की ड्यूटी लगी एज इन्यूमरेटर, वो इस शेड्यूल को लेके आपके घर में आएगा, तो उधर बैठ के खुद भरेगा, वो आपसे पूछेगा और खुद भरेगा। यहाँ पर जो इन्यूमरेशन करने आ रहे हैं ना, वो खुद भर रहा है, और
क्वेश्चनियर मेथड में क्या हो रहा है, आप भर के भेज रहे हो। मान लो मैंने आपका डेटा लेना है, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, आप खुद भर के भेजोगे। बट इन्यूमरेशन मेथड में आप नहीं भरोगे, मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं ही भरूंगा, मैं आपको पूछूंगा और शेड्यूल में भरता जाऊंगा। बस ये फर्क है। तो ये सारे मेथड ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन, इनमें से कोई भी मेथड ऐसा है जिसमें डेटा ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है? नहीं, यहाँ पर डेटा सब में पहली बार ही कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब एक एक करके सबको समझेंगे, क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट मेथड में सिंपली याद रखो कि इन्वेस्टिगेटर खुद फील्ड में जाता है, मतलब गोज टू फील्ड, ऐसे याद रखो, इन्वेस्टिगेटर गोज टू फील्ड, वो खुद फील्ड में जाता है डेटा कलेक्ट करने। कैसे करेगा? या पर्सनली उनके घर में जाके डेटा कलेक्ट करेगा, या उनको फोन करके भी कर सकते हैं ना। इन पर्सनल कांटेक्ट मेथड में खुद फील्ड में जाएगा, जैसे मैं आपके घर में जाऊंगा, मैं खुद आपसे घर पे जाके आपका डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, वो डायरेक्ट मेथड में आएगा। ठीक है, अब इसके क्या फायदे हैं? पहली बात, अगर मैं खुद आपके घर पे आके डेटा कलेक्ट कर रहा हूं तो मैं आपसे एक्यूरेट डेटा लूंगा। ठीक है, अगर मैं आपका डेटा आपके मोहल्ले वाले से पूछूंगा तो वो गलत हो सकता है, बट आपसे खुद ले रहा हूं तो एक्यूरेट डेटा होगा। तो ये फायदा है। बट क्या ये पॉसिबल है? आपने पूरे देश का सर्वे करवाना हो तो आप घर घर एक एक बंदे को पकड़ पकड़ के सर्वे करवाओ, वो पॉसिबल है? बहुत मुश्किल हो है, उसमें बहुत खर्चा आता है। तो इसमें टाइम भी बहुत लगता है और कॉस्ट भी बहुत लगती है, अगर घर घर जाके आपने डेटा लेना हो। ठीक है, तो इसके नुकसान है, ये इसके नुकसान है। बट एक और इसका नुकसान है, पर्सनल बायस। पर्सनल बायस क्या कंसेप्ट हो, देखो, अगर मैं जा रहा हूँ डेटा लेने के लिए, आपसे डेटा ले रहा हूँ, और अगर मेरा आपके मतलब मेरी आपके साथ बनती नहीं है, और मैं क्या करूँ, आपसे डेटा कुछ और लूं और मैं चढ़ा कुछ गलत दूं, तो वो पर्सनल बायस भी मेरी बीच में आ जाएगी ना। तो ये इसका नुकसान है। ठीक है, फिर डायरेक्ट मेथड में क्या, आप टेलीफोन करके डेटा ले सकते हो, आप कंप्यूटर की हेल्प से, मतलब मान लो आपने कंप्यूटर की हेल्प से किसी से डेटा लिया और आपने खुद भरा। और कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेट टेलीफोन सर्वे में पता क्या होता है, मतलब कंप्यूटर में आपको मान लो एक काइंड ऑफ कंप्यूटर से आपने ऐसे बनाया सिस्टम कि आपको कोई रोबोट कॉल करे और आपसे डेटा ले और खुद ही डेटा भर दे। तो ये हो गया। ये सारे किसमें आते हैं? डायरेक्ट मेथड में। ठीक है, वो इतना सिंपल है। डायरेक्ट मेथड में डेटा डायरेक्टली कलेक्ट होता है। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है? इनडायरेक्ट मेथड में मतलब जो रिस्पोंडेंट है, सुनो, रिस्पोंडेंट से आप डायरेक्टली डेटा नहीं ले सकते। किसी भी रीजन हो सकता है, मान लो वो अनविलिंग है, वो डेटा नहीं देना चाहता, या तुम्हारी उसके साथ नहीं बनती है, वो उस वे में आप रिस्पोंडेंट से डायरेक्टली डेटा नहीं ले सकते। तो आप क्या करते हो? थर्ड पार्टी से डेटा लेते हो, मतलब मान लो उसके चाचे के बेटे से डेटा ले लिया। ठीक है, तो ये मेथड होता है इनडायरेक्ट मेथड। ये किसमें आता है? इनडायरेक्ट मेथड में आता है। जैसे मान लो कोई क्रिमिनल है, उसमें जैसे मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब इसके क्या है, इसमें इसका सबसे बड़ा शॉर्ट कमिंग क्या है इसकी, देखो ये पूछता है एग्जाम में लिमिटेशन क्या है, तो इसकी शॉर्ट कमिंग क्या है, इसमें एक्यूरेसी बहुत कम होती है। एक्यूरेसी में बहुत दिक्कत है। जैसे मान लो तुम्हारा डेटा मैं तुम्हारे चाचे के बेटे से ले रहा हूँ, अब तुम्हारी और उनकी झगड़ा हुआ आपस में, तो भाई वो तो अच्छी चीज बोलेगा, गलत ही बोलेगा ना, तो वो मेरे पास गलत डेटा आएगा। तो बेसिकली कई बार जेन्युइननेस का यहाँ पर इशू रहता है, तो जेन्युइन नहीं होता डेटा। इसीलिए क्योंकि आप थर्ड पार्टी पे डिपेंड करो तो डेटा की एक्यूरेसी में थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चनियर मेथड। क्वेश्चनियर मेथड में क्या होता है, देखो, आप मैंने बोला क्वेश्चनियर मेथड में क्या करते हैं, आप एक सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन बनाते हो। ठीक है, आप ये कंसेप्ट सुनना ध्यान से, आपका आगे वाला एक अलग से सिलेबस में क्वेश्चनियर वाला टॉपिक भी है, उसको हम अच्छे से कर लेंगे। बट आप समझो, आप क्या होता है इधर ही समझ लो, आप क्या होता है सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन बना के, जिस भी डेटा आपको चाहिए उसके सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन बनाकर आप क्या करते हो, उस क्वेश्चनर को भेज देते हो किसी को। ठीक है, कैसे भेज देगा, मान लो मैंने किसी को मेल कर दी, किसी को ईमेल के थ्रू मैंने सेट ऑफ क्वेश्चन बना के उसको भेज दिया, तो वो डेटा भर के भेजेगा। बट आपको क्वेश्चन मेथड में क्या क्या ध्यान रखना है, पहली बात, आपके जो वर्डिंग है वो क्लियर होनी चाहिए, मतलब आपने जो लिखा है वो साफ साफ पढ़ा जाना चाहिए, और रेलिवेंट होना चाहिए जो आपको डेटा चाहिए। मतलब आपको डेटा चाहिए किसी की, मान लो किसी के घर पे कितने बंदे हैं, ये डेटा चाहिए, और आप उससे पूछोगे तू दिन के कितने पैसे कमाता है, वो नहीं है। आपको जिस चीज का डेटा चाहिए उसके रेलिवेंट आपने क्वेश्चन डालने हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी लैंग्वेज जो है बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, कोई ऐसे वो जार्गन्स नहीं यूज करने। जार्गन्स मतलब बोले तो मतलब कई बार हम शॉर्टकट कीज यूज, जैसे GN लिख देते हैं गुड नाइट को, तो मतलब ऐसे डिफिकल्ट चीजें नहीं लिखनी। जैसे मुझे याद आ रहा है, एक बार मेरी एक फ्रेंड है, उसका मुझे मैसेज आया, VD चलेगा, VD चलेगा। पहले मेरे को 15 दिन समझ नहीं आया वीडी क्या है। ठीक है, मैं सोचता रहा वीडी क्या है, वीडी क्या। 15 मिनट में सोचता रहा वीडी क्या, वीडी क्या। फिर मैंने उसको बोला यार ये वीडी क्या है, तो उसने मुझे बोला वैष्णो देवी। ठीक है, तो अब ऐसा अगर मुझे क्वेश्चन ईयर आया होता तो मैं क्या करता? ठीक है, वो मुझे क्या आंसर भरना था? तो मतलब समझ गए, आपका जो जार्गन्स नहीं यूज करने, आपने डायरेक्ट जो है अच्छे से चीजें यूज करनी है। ठीक है,
और आपके जो क्वेश्चन है वो लॉजिकल होने चाहिए। पहले जैसे मान लो आपका नाम पूछ लिया, फिर आपके पेरेंट एज, इस तरह से मतलब याद ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारा डेटा पूछेगा लास्ट में नाम पूछो। तो लॉजिकल वे में लॉजिकल ऑर्डर डेटा का होना चाहिए। ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं होने चाहिए जो किसी की फीलिंग्स को हर्ट करे। मान लो जैसे रिलीजियस एंगल, जहां पर ऐसे कोई क्वेश्चन उल्टे सीधे नहीं होने चाहिए, ठीक है। और डेटा इस तरह से हो कैलकुलेशंस नहीं हो, मान लो ये ना हो किसी को अपनी एड उड करके फिर डालना पड़े। तो मतलब सिंपल क्वेश्चन बनाना है, आप इतना समझ रहे हो। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में कई बार पूछता है, जब भी आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करना है तो उसका एक प्री टेस्ट करवाना है। ठीक है, प्री टेस्ट मतलब बोले तो जैसे आपने एक क्वेश्चन तैयार किया, पहले आपका उसका प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट तैयार करोगे। प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट मतलब पहले आपने जस्ट उसको एक ड्राफ्ट में बनाया, फिर उसको लॉजिकली अरेंज किया, फिर उसका प्री टेस्ट किया। प्री टेस्ट कैसे करना है, पहले आपने मान लो आपने जो अच्छे बंदे हैं जो क्वेश्चन बनाते हैं उनको भेजो। बोलो कि हमारा क्या क्वेश्चन ठीक लग रहा है आपको। जब आप 5-6 बंदे सेटिस्फाई करेंगे, हाँ ठीक है, इसकी सीक्वेंस ठीक है, उसके बाद आप उस क्वेश्चनियर को भेज सकते हो। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो क्वेश्चनियर वाला समझ आ गया। क्वेश्चनियर में सिंपली क्या होता है, आप सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाते हो, उनको किसी को मेल के थ्रू भेज देते हो, वो उनको आंसर भर के भेज देता है। बट इसके ड्रॉबैक्स क्या है, एग्जाम में लिमिटेशन पूछता है क्वेश्चन मेथड के, क्या क्या लिमिटेशन है। सबसे पहली बात ये सिर्फ लिटरेट पॉपुलेशन के लिए, इलिटरेट नहीं बना सकता। ठीक है, अब कई बार आप किसी को मेल करते हो, वो वापस मेल ही नहीं करता, तो आप वो रिटर्न ही नहीं करता। ठीक है, उसको अकाउंटेबिलिटी थोड़ी है कि कोई रिटर्न करेगा। ठीक है, कई बार क्या वो करता है, इनकम्प्लीट डेटा भेज देता है। मान लो आपके 10 क्वेश्चन थे, उसने 6 के आंसर दिए, फिर आप वापस फंस गए। ठीक है, बेसिकली ये है कि इसका जो क्वेश्चनियर मेथड सक्सेसफुल तभी होगा अगर रिस्पॉन्डेंट अच्छे से रोल प्ले करेगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा। इसके फायदे क्या है, एडवांटेज इसके ये है कि मतलब लेस लेबर, मतलब आपको आपके लोगों के घरों की जाने की जरूरत नहीं, एक ही बार क्वेश्चन बनाना है, उनको भेजना है। ठीक है, और दूसरी बात, आप शॉर्ट टाइम में बड़े एरिया को कवर कर सकते हो। मतलब सबको आज ईमेल का जमाना है, सबको क्वेश्चन में भेज दो और वहां से कलेक्ट होके आ जाएंगे। ठीक है, दिस इज क्लियर। क्वेश्चन मेथड भी आपको समझ आ गया। देखो यार, ऐसा नहीं सोचो कि मतलब बहुत चीजें हो रही हैं, सिर के ऊपर ऊपर से कुछ नहीं, सिर के ऊपर से जा रहा है, वापस रिवाइज करवा दूंगा एंड ऑफ द सेशन। बस कंसेप्ट को समझो अच्छे से। और आज तो यार मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा। अभी आप अगर आप चैनल पे नए हो, आपने पहले नहीं पढ़ा है, तो आपको अवेकनिंग क्लास के बारे में पता नहीं होगा। बट यहाँ पर जो पढ़ाया जाता है सेटिस्फैक्टरी पढ़ाया जाता है। ठीक है, आप सेटिस्फाई होके जाओगे, टेंशन नहीं लो। अब नेक्स्ट मैंने आपको बताया था एक लोकल करस्पॉन्डेंट मेथड होता है, मतलब लोकल करस्पॉन्डेंट को यूज किया जाता है डेटा को कलेक्ट करने में। मान लो जैसे जम्मू कश्मीर में कोई प्रिंटिंग प्रिंटिंग वाले हैं, मान लो कोई न्यूज चैनल, ये जी न्यूज ही लगा लो। उन्होंने क्या किया, उनके जेएंडके के हर डिस्ट्रिक्ट में बंदे हैं, तो वो उनको बोलेंगे, वो करस्पॉन्डेंट के थ्रू डेटा कलेक्ट होगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, ये मतलब सस्ता पड़ता है ना, आपको हर जगह जाने की जरूरत नहीं, वो खुद ही डेटा कलेक्ट करते हैं और टाइमली इंफॉर्मेशन भी आ जाती है। बट इसमें जो लोकल करस्पॉन्डेंट होगा, जो उस एरिया का बंदा होगा, उसकी पर्सनल बायस तो यहाँ पर भी होगी ना। मतलब जहां पर भी आप लोकल बंदा भेजोगे तो उसकी पर्सनल तो बायस रहेगी ही रहेगी ना। मान लो आपने डेटा किया, किसी पॉलिटिकल डेटा कलेक्ट कर रहे हो, अब जो कलेक्ट करने वाला बंदा वो बीजेपी का है, तो वो एनसी के लिए थोड़ी तारीफ आगे भेजेगा। समझ रही हो, तो बस ऐसा चलता है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट इज इन्यूमरेशन मेथड। ठीक है, इन्यूमरेशन मेथड क्या होता है, देखो इन्यूमरेशन मेथड आपके जो सेंसस है सब इन्यूमरेशन मेथड से होता है। गवर्नमेंट जो भी काम होता है ज्यादातर इन्यूमरेशन मेथड से ही होता है, डेटा कलेक्शन का। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, मान लो ट्रेंड किया जाता है। जैसे अभी सेंसस होगा ना, सेंसस से पहले ट्रेनिंग होगी। जैसे इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन से पहले ट्रेनिंग होती है, इसी तरह सेंसस से पहले ट्रेनिंग होगी। उनको पहले ट्रेन किया जाएगा, इन्यूमरेटर्स को। ठीक है, ट्रेन किया जाएगा कि ऐसे ऐसे अपने लोगों के घरों में जाके डेटा लेना है सेंसस का, इस तरह से लेना है। जैसे अब सेंसस होगा ना आगे, अक्टूबर में हो जाएगा 2026 में इस एरिया में, और मार्च 2027 में बाकी इंडिया में होगा। ठीक है, स्नो बॉन्ड एरिया में अक्टूबर 2026 में। कल परसों ही पढ़ाया आपको डेमोग्राफी वाली वीडियो में, जीके के लेक्चर चल रहे हैं आपके भाई। एक चीज यहाँ पे बता दें, फिर इन्यूमरेशन मैथ में जितने भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बच्चे हो, ये जो इसका शेड्यूल तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें कि कब कब स्टैट्स की क्लासें होंगी। बट आपकी रेगुलर हर शाम को एमसीक्यू का रिवीजन सेशन हो रहा है, शायद आपको पता नहीं है, जिसमें आपने जीके इंडिया के सारे पोर्शन के ले लिए हैं पिछले 10 दिनों में। तो आप उन वीडियोस को देखो, और कल से जम्मू कश्मीर की वीडियो आएगी। ठीक है, कल जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का होगा बेसिकली टॉपिक का, कल शाम को एमसीक्यू का रिवीजन सेशन। वो आपकी क्लासेस उसी तरह से चलेंगी, बस स्टैट्स का भी मैंने शेड्यूल दे दिया, ताकि हफ्ते में 3 क्लासेस स्टैट्स की भी निकल जाए। तो इन्यूमरेशन मेथड में क्या होता है, इन्यूमरेशन मेथड में हमारे पास ट्रेंड, पहले लोगों को ट्रेन किया जाता है, उनको दे के, फिर उसका ट्रेन करके उनको, जब वो ट्रेन हो गए, उनको शेड्यूल दिए जाएंगे। शेड्यूल में क्वेश्चन लिखे होंगे। अब वो शेड्यूल लेके ये जो ट्रेंड बंदे हैं, ये ट्रेंड बंदे घर घर में जाएंगे और लोगों से डेटा पूछेंगे और शेड्यूल को खुद भरेंगे, पर्सनली भरेंगे, लोगों से नहीं बनाएंगे, खुद भरेंगे और उन शेड्यूल को सबमिट करेंगे, तो हमारे पास डेटा आएगा, उसके बेसिस में हम पॉलिसीज बनाएंगे। दिस मेथड इज नोन एज इन्यूमरेशन मेथड। ठीक है, जैसे होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। हर एक, ध्यान से सुनना,
आपका स्टैट्स पढ़ रहे हो ना, एक डिपार्टमेंट होता है प्लानिंग डिपार्टमेंट। कौन सा है? प्लानिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, आपने सेंटर में भी इसका नाम सुना होगा, प्लानिंग डिपार्टमेंट। जम्मू कश्मीर में प्लानिंग डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट की हर डिस्ट्रिक्ट में एक पोस्ट होती है, DSEO। ये कोई नहीं बताएगा, समझ लो चीजें। ठीक है, इसकी पोस्ट का नाम होता है डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिक्स, आ गया ना स्टैटिस्टिक्स वर्ड, एंड इवेल्युएशन ऑफिसर। ठीक है, इसका होता है काम। हर डिस्ट्रिक्ट में एक पोस्ट होती है DSCO की, डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिक्स इवैल्यूएशन ऑफिसर। इनके थ्रू गवर्नमेंट डेटा कलेक्ट करवाती है, इनके थ्रू गवर्नमेंट सर्वे करवाती है। तो ये क्या करते हैं, जैसे मान लो अभी पीछे मैं आपको बताता हूँ क्या क्या सर्वेज होते हैं। ठीक है, अभी जैसे थोड़ी देर पहले पीछे सर्वे हुआ एक कि एक एग्रीकल्चर वाला सर्वे हुआ है। ठीक है, एक एग्रीकल्चर वाला सर्वे हुआ है, और एक और सर्वे हुआ। बेसिकली सर्वे हुआ कि बेसिकली आपको पता है जैसे घर घर, हाँ, जैसे सिटीज में घर घर पे वो गाड़ी आती है ना, गाड़ी वाला आया कचरा निकाल वाली। ठीक है, अब वही स्कीम गांव में भी शुरू है, रूरल एरियाज में भी, कि गाड़ी वाला आया कचरा निकाल वाली स्कीम। ठीक है, मतलब बेसिकली SBM रूरल, स्वच्छ भारत मिशन रूरल, उसके तहत गाड़ियां गांव गांव में अब जाएंगी। तो बेसिकली उसका एक डेटा कलेक्ट हुआ कि गांव गांव में जाके कि क्या गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है, कितने टाइम से आई, कितने टाइम से नहीं आई। अब ये डेटा कलेक्ट करने के लिए इन DSCO वालों की ड्यूटी लगी होगी, और ये घर घर जाके इन्होंने कुछ कुछ एक मतलब इनको पायलट बोला होगा। जैसे मान लो एक एक पंचायत से इनको बोला होगा कि 500 घरों से डेटा ले लो। उस डेटा के बेसिस में गवर्नमेंट देखी क्या रूरल एरिया में ये स्कीम अच्छे से चल रही है कि नहीं चल रही है। तो समझे आप, ये होता है इन्यूमरेशन मेथड। इन्यूमरेशन मेथड और क्वेश्चनियर में ये फर्क है कि क्वेश्चनियर में डेटा मेल कर दे तो पर्सन खुद भरता है, रिस्पॉन्डेंट खुद भरता है, बट यहाँ पर रिस्पॉन्डेंट नहीं भरता है, इन्यूमरेटर जो ट्रेंड बंदे हैं वो डेटा भरते हैं। इसके क्या फायदे हैं? देखो, अगर ट्रेंड बंदा डेटा भरेगा तो डेटा वो हर किसी से ले सकता है। मान लो अगर रिस्पोंडेंट इलिटरेट है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो बोल तो सकता है, उससे पूछ तो सकते हैं ना, तो पूछ के डेटा भरा जाएगा। बट ये सब डिपेंड करेगा, ये जो इन्यूमरेटर बंदा गया है ये कितना एफिशिएंट है। अगर ये एफिशिएंट है तो डेटा अच्छे से कलेक्ट करेगा, ये नहीं है तो डेटा अच्छे से कलेक्ट नहीं करेगा, और थोड़ा बहुत पर्सनल बायस इसका भी बीच में रहता है। ठीक है, बट इनको ट्रेंड पहले किया जाता है, इसलिए गवर्नमेंट इसी मेथड का यूज करती है। चाहे वोटर लिस्ट की प्रिपरेशन करनी हो, या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में राशन कार्ड किस तरह से होंगे, किन किन लोगों को BPL मिला, उसका डेटा लेना, चाहे सेंसर का, ये इन्यूमरेशन मेथड वहां पर यूज होता है। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो मेथड ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन में तुम लोगों को अब दिक्कत नहीं होगी, बाकी जो बच्ची कुची कसर होगी वो MCQs में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। उसमें कुछ नहीं है, प्राइमरी का अच्छे से समझ लो। प्राइमरी डेटा कलेक्शन में वो डेटा जो कलेक्ट किया जाए पहली बार के, उसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा। सर्वे से हो सकता है, ऑब्जर्वेशन करके, एक्सपेरिमेंट में हमने मेथड पढ़े। डायरेक्ट मेथड में आप डायरेक्टली डेटा लेते हो। ठीक है, डायरेक्टली आप फोन कॉल करके जैसे भी ले सकते हो डेटा। इनडायरेक्ट मेथड में आप उस बंदे से डायरेक्टली नहीं ले सकते हो ड्यू टू सम रीजन, तो आप रिस्पोंडेंट, उसका लोकल जो है कोई वहां से बंदा पकड़ के उससे ले लेते हो डेटा, थर्ड पार्टी से लेते हो। उसके बाद आ गया हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या होता है, सेट ऑफ क्वेश्चन सेट करते हैं, प्री टेस्ट वगैरह करा के, ड्राफ्ट प्रिपेयर करके, लॉजिकल अच्छे वे में बना के, उसको सिंपल रख के उसको मेल कर देते हैं, किसी भी तरह से किसी को पहुंचाते हैं और वो खुद भर के भेजता है। ठीक है, इसके बहुत सारे फायदे नुकसान मैंने आपको बता दिए। लोकल करस्पॉन्डेंट मेथड में क्या होता है कि उस एरिया का लोकल हम बंदा हायर करेंगे, वो डेटा कलेक्ट करके देगा हमें। ठीक है, जल्दी डेटा कलेक्ट हो जाता है, सस्ता भी पड़ता है, बट खर्चा है इसमें। खर्चा खर्चा किस वे में है कि मतलब उसका पर्सनल बायस बीच में आ सकता है। फिर इन्यूमरेशन मेथड में क्या होता है, हमने ट्रेंड इन्यूमरेटर्स रखे हैं, वो बंदे रखे हैं जो ट्रेन हैं और जो डेटा को कलेक्ट करेंगे घर घर जाके, उनको हम शेड्यूल देंगे, वो शेड्यूल भर के हमें दे देंगे। इसमें क्या होगा, इसमें रिस्पॉन्डेंट को खुद नहीं भरना पड़ता है, तो अगर वो इलिटरेट है तो भी हम भर सकते हैं, क्योंकि भर तो इन्यूमरेटर है ना। तो समझ रहे हो चीज है, तो इनके थोड़े थोड़े डिफरेंसेस आपको पता चल गए, बाकी MCQs में कर लेंगे। एंड अब लास्ट है, ये कंसेप्ट आज देख लेते हैं, उसके बाद क्लास को ऑफ करेंगे, बहुत ज्यादा हो गया आपके लिए भी। बट देखो, एक बात है, सेशन के एंड पे आपके ने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताना, इस कुछ चीजें समझ आई है वो मुझे आप बताना, फिर उस बेसिस में मैं आगे इस लेक्चर को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, इस सीरीज को कंटिन्यू, बाकी इसका शेड्यूल मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, आप उसको जाके देख लो कब कब आपकी स्टैट्स की क्लास है, आपको बाकी रेगुलर वाइज सेशंस आपके चला, आप उनको देख सकते हो। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप सपोर्ट भी कर सकते हो बाय सब्सक्राइबिंग यूट्यूब चैनल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेकेंडरी डेटा गैस, जो सेकेंडरी डेटा है वो कलेक्ट किया जाता है, इस कलेक्टिंग प्रोसेस बाय सम अदर एजेंसीज बट द इन्वेस्टिगेटर यूज इट फॉर स्टडी। देखो, मैं इन्वेस्टिगेटर, मुझे डेटा चाहिए, बट मैं डेटा खुद नहीं कलेक्ट करा, वो किसी ने ऑलरेडी, एजेंसी ने डेटा कलेक्ट किया। ये डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट नहीं हो रहा है, ये किसी ने ऑलरेडी कलेक्ट किया, मैं उधर से यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी वजह से आपका टाइम और कॉस्ट दोनों सेव होता है। ठीक है, बट ये इतना एक्यूरेट नहीं होता। मान लो किसी ने जो कलेक्ट किया उसने क्या अच्छे से किया या नहीं किया है। ठीक है, अब ये भी डिपेंड करता है ना, तो सेकेंडरी डेटा की एक्यूरेसी डिपेंड करता है कि आप कहाँ से डेटा उठा रहे हो। ठीक है, मान लो कई बार गूगल में कोई भी कुछ भी लिखता है, तो वो डेटा अगर आप यूज कर रहे हो तो वो करेक्ट डेटा थोड़ी हुआ, आप वहां से यूज कर रहे हो।
बट मान लो आप किसी गवर्नमेंट की ऑथराइज जगह से डेटा उठा रहे हो तो वो ठीक होगा। तो बेसिकली डेटा किस तरह से कलेक्ट किया प्राइमरी बंदे ने, वो इन्फ्लुएंस करता है कि सेकेंडरी डेटा कैसा होगा। ठीक है, अब सेकेंडरी डेटा के दो मेन सोर्सेज है, एक तो पब्लिश्ड, एक है अनपब्लिश। मैं यहीं पे बता देता हूँ। पब्लिश मतलब जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट पब्लिकेशन है, ठीक है। अब आपको पता है गवर्नमेंट में बहुत सारी एजेंसीज हैं, जैसे आरबीआई। आरबीआई अपनी बहुत सारी पब्लिकेशंस निकालता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो ये ऑफिस है, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जिसे कहते हैं, तो ये अपने स्टैटिस्टिक्स का डेटा निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे और भी बहुत सारे ऑफिस हैं, वो सारे डेटा निकालते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल पब्लिकेशंस भी है हमारे पास, ठीक है, जो इंटरनेशनल डेटा निकालते हैं, जैसे डब्ल्यू अपना डेटा निकालता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अपना डेटा निकालती है, या सब डेटा निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एजुकेशन सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद कुछ न्यूज़पेपर से आप डेटा उठाते हो, कुछ जर्नल से, मतलब आप कहीं से भी जो डेटा उठा रहे हो जो पब्लिश्ड है, मतलब पब्लिक डोमेन। पब्लिश्ड मतलब वर्ड कहाँ से निकला, पब्लिक मतलब जो डेटा पब्लिक डोमेन में, दैट इज नॉट पब्लिश्ड। और कुछ ऐसा डेटा होता है जो पब्लिक नहीं होता, वो होता है अनपब्लिश्ड डेटा। बट कलेक्ट तो वो भी पहले ही हुआ है ना, तो वो उधर से भी आप डेटा ले सकते हो, क्योंकि ये जैसे मान लो इसमें क्या आएगा। ठीक है, जैसे मान लो किसी ऑफिस के अंदर फाइल है पड़ी हुई, तो वहां भी डेटा है, वहां से ले सकते हो। बट क्या वो पब्लिश्ड है? वो पब्लिश नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे पब्लिश्ड भी है, अनपब्लिश्ड भी है, ये सारे सेकेंड। बट मेनली आपको ना एग्जाम में प्राइमरी डेटा पूछेगा कहाँ कहाँ से लिया जाता है और इनमें डेटा में क्या फर्क है, स्टैट्स क्या होता है। ये कुछ कंसेप्ट आज मैंने आपको समझाया, आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। बाकी हम कल देखेंगे। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो की, वहां से आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लो, तो आपको क्लासेस का शेड्यूल दिखता है, सब कुछ पता चलता रहेगा। अगर आपको पसंद आए तो यूट्यूब को चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी जो रेगुलर आपके एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन शाम को आ रहे हैं, उनके बारे में बता देता हूँ। हम रोज का एक टॉपिक मॉर्निंग में आपको बता देते हैं, आप दिन में उसको प्रिपेयर करते हो, कहाँ से प्रिपेयर करना वो भी थोड़ा बहुत मैं आपको अपने चैनल की वीडियो भेज देता हूँ, और शाम को हम एमसीक्यू कम रिवीजन के थ्रू उसको प्रिपेयर करें। इससे क्या होगा, आपके बेसिकली जीके, और जीके विद इंडिया वाला पोर्शन, और जीके जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन, इंग्लिश और आपका कंप्यूटर, तीन पोर्शन में ऐसे आपको प्रिपेयर करवाऊंगा। बाकी स्टैट्स की सीरीज चल रही है, इकोनॉमिक्स का मैं थोड़े दिन का उसका भी शेड्यूल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो फिर उसके बाद हम जब तक जूनियर असिस्टेंट का पेपर हो जाएगा, उसके बाद आपके मॉक टेस्ट प्लस अकाउंटेंसी वगैरह कवर करके सिलेबस कंप्लीट करेंगे। दिस इज फॉर टुडे, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।